नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएपीएफ की। हम सब जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सीएपीएफ बिल एक रखा है, पार्लियामेंट के अंदर रखा है और उस बिल के रखने के बाद तमाम न्यूज़पेपर, तमाम एनालिस्ट और तमाम अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड अधिकारियों ने लेख लिखने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अपोजिशन को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सीएपीएफ पास होना चाहिए। सीएपीएफ का मतलब है एक 18 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में उन्होंने कहा था जितने अर्धसैनिक बल हैं वो सभी अब एक नॉमेनक्लेचर होगा, उनका एक नाम होगा, वो होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ। चाहे उसको बीएसएफ आप कहते हो, चाहे उसको सीआरपीएफ कहते हो, चाहे आपको सीआईएसएफ कहते हो, सीमा सुरक्षा बल कहते हो या फिर इंडो तिब्बतन पुलिस कहते हो। आप जिस नाम से भी जाने जाते हैं ये सभी का एक नॉमेनक्लेचर होगा और वो नॉमेनक्लेचर होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का मतलब सीधा है कि वो अब होम मिनिस्ट्री के एक यूनिफॉर्म रूप में काम करेगी। अब इस बात को लेकर विवाद ये हो रहे हैं कि अधिकारियों का शोषण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का जिसको 20 साल, 18 साल, 17 साल लोगों ने लड़ा, उस जजमेंट के खिलाफ ये हो रहा है। ये भी हो रहा है कि अधिकारियों को अवसर नहीं दिया जा रहा है, अधिकारी वहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं। इसको समझते हैं कि किस आधार पर यह कहा गया, क्योंकि उसके साथ एक और सर्कुलर जो बिल लाया गया है सीएपीएफ बिल, उस बिल में ये कहा गया है कि आईजी रैंक जो इन अर्धसैनिक बलों की जो आईजी पोस्ट है वो 50% आईपीएस रखे जाएंगे। एडीजी की पोस्ट में 67% आईपीएस रखे जाएंगे और डीजी की पोस्ट पर 100% आईपीएस होंगे। आईपीएस का मतलब है कि यूपीएससी से सेलेक्ट हुए अधिकारी, वो अधिकारी जो कि सेंट्रल जो कि पुलिस में काम करते हैं। अब तर्क दोनों के अलग अलग हैं। पहले का जो जजमेंट है वो जजमेंट ये कहता है कि इनको ग्रुप ए सर्विसेज कहा जाएगा, इन सभी को ग्रुप ए सर्विसेज कहा जाएगा और इनको नॉन फाइनेंशियल जो लाभ हैं वो लाभ इनको वैसे ही दिए जाएंगे। अगर प्रमोशन नहीं भी होता है तो भी, चूंकि वैकेंसी कम रहती है, एक एक पोस्ट पर 10-10, 12-12 साल काम करना पड़ता है, 25-30 साल इसमें काम करते हैं, 3-4 प्रमोशन ही मिल पाते हैं, बाकी जगहों पर बहुत सारे प्रमोशन मिलते हैं। तो फिर फिनेंशियल इंक्रीमेंट इनके वैसे ही और सुविधाएं वैसे ही रहनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ये कहा था कि इन सुविधाओं को बरकरार रखना चाहिए और इनको ग्रुपिंग में ग्रुप ए सर्विसेज कहा जाना चाहिए और लाभ इनके बरकरार रखने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब इस जजमेंट के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि इस जजमेंट को अपास्त करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। मेरे कई एक इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स और मैं कई एक अर्धसैनिक बलों के कार्यक्रमों में जब हम 370 कर रहे थे तो बहुत लोगों से हम मिले, वार्ता करी। बीइंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मैंने लेक्चर भी दिए। एक इनमें बहुत सारी गहराई में जाने के बाद मुझे एक बड़ी समस्या समझ में आई। वो समस्या थी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब, जब हम जम्मू कश्मीर कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर का भी इंटीग्रेशन का सवाल था। जम्मू कश्मीर को भी इंटीग्रेट नहीं किया गया था। आर्टिकल 370 के माध्यम से एक सेपरेशन बनाया गया था, जिस सेपरेशन को सरकार को खत्म करना था। दुर्भाग्य से सरकार उसको खत्म नहीं कर पाई थी और नतीजा हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और देश के बहुत सारे स्थानों पर आतंकवाद देखा। ऐसे ही केंद्र सरकार ने आर्टिकल 371 ABCDEFG दे दिए, जिनमें नागालैंड कुछ अपनी कहानी बताता है, मिजोरम कुछ अपनी कहानी बताता है, मणिपुर कुछ अपनी कहानी बताता है, आंध्रा तेलंगाना कुछ अपनी, ये सब अलग अलग सेपरेशन और विशेष दर्जे के राज्य बन चुके हैं। जब हमने अध्ययन किया कि भाई जिस समय यहाँ से ब्रिटिश फोर्सेस गई थी या अंग्रेज यहाँ से गया था, ईसाई यहाँ से गया, वो भी यूएनओ के बनने के बाद और यूएनओ में ये शर्त तय हुई कि पूरे विश्व से उपनिवेशवाद खत्म होना है, तो भारत से भी उपनिवेशवाद खत्म होना था। भारत से उपनिवेशवाद जब खत्म होना था तो उस समय दो तरह की व्यवस्थाएं थी। एक व्यवस्था तो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स के पास अपनी फोर्सेस हुआ करती थी, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड हुआ करती थी, अपना सिस्टम होता था और इसके अलावा केंद्र का यानी कि ब्रिटिश इंडिया का अपना होता था। अब सवाल ये था कि जब यहाँ से वो लोग गए तो
इस पूरे देश को इंटीग्रेट किया गया। अब वो राज्य जो 562 रियासतें हैं उनको इंटीग्रेट करना बड़ा कठिन काम था क्योंकि उनकी अपनी फोर्सेस थी। केंद्र सरकार ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसने उस समय प्राइमरी स्टेज पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके फंडामेंटल राइट सबके बराबर होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन से सब गवर्न होंगे, ऐसा तय कर लिया। लेकिन पार्ट बी स्टेट नाम से एक अलग आर्टिकल दे दिया था। पार्ट बी स्टेट के आर्टिकल के माध्यम से जो पार्ट बी स्टेट्स में फोर्सेस हुआ करती थी उन फोर्सेस को अलग से नाम दे दिए गए, जो मैं समझ पाया, जाट रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, ढिमाका रेजिमेंट, ऐसे करके उन फोर्सेस को जो उनके सैनिक बल थे, जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ करती, मतलब उनकी आर्मी हुआ करती थी, उसको ऐसे कैडर दिया गया। हमारा जो सवाल था वो ये था कि सैनिक तो ये कहते हैं कि मैं राजपूत रेजिमेंट का हूं, हमने ये चीजें करी हैं और हमारा 70 साल का ये इतिहास है, हमारा 150 साल का ये इतिहास है, मैं पुरानी फोर्स नई फोर्स, और उसके आधार पर वो बल पाते हैं। मेरी कई एक अधिकारियों से भी इस विषय पर कभी हम सेमिनारों में जाते हैं तो वार्ता होती है और मैं पूछता हूं, तो उनका कहना यह है कि हमारा जो बल है वो हम कसम खा खा के कि भाई हमारी फोर्सेस ने अभी तक ये किया है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको एक नहीं किया जाना चाहिए। जबकि मेरा मानना यह है, जो मेरे पास केसेस तमाम तरह के लोग बात करते हैं, आर्म फोर्सेस के लोग फोन करते हैं या फाइलें भेजते हैं, और उन फाइलों को जब मैं देखता हूं, उनकी ग्रीवांसेस को सुनता हूं, तो उन ग्रीवांसेस में वो कहते हैं साहब एसएसबी को ये लाभ मिलता है, सीआरपीएफ को ये लाभ मिलता है, इंडो तिब्बत पुलिस को ये लाभ मिलता है, अर्धसैनिक बलों को, सीआरपीएफ को ये अलग लाभ मिलते हैं, हमारे यहाँ का कैडर अलग है, उनके यहाँ की सैलरियां अलग, और सबकी विसंगतियां। इसके अलावा आर्म फोर्सेस में भी विसंगतियां हैं। आर्म फोर्सेस विसंगति मतलब राजपूत रेजिमेंट अलग चलती है, जाट रेजिमेंट अलग चलती है, सिख रेजिमेंट अलग चलती है, ऐसे गोरखा रेजिमेंट अलग चलती है, और उनका कैडर और उनका सिस्टम अलग है। मेरा कहना यह है कि उनके बीच में छुट्टियों का, अधिकारियों का छुट्टी देने का चक्कर, अधिकारियों के कमांड, ये सब, भारत अगर एक है तो एक भारत एक फोर्स क्यों नहीं होना चाहिए, एक भारत एक अर्धसैनिक बल क्यों नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने पहली बार, मैं समझता हूं स्वतंत्रता के बाद पहली बार, ये जो आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल है, इनको यूनिफाइड, एकीकृत करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से लगातार ये कह रही, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन सिटीजनशिप, वन नेशन वन सिटीजनशिप उस समय का एक आप ये समझिए कि एक महत्वाकांक्षी विषय था, क्योंकि जब नेहरू जी ने ये सत्ता संभाली तो उन्होंने क्या किया कि सब राज्यों के लिए अलग अलग संविधानों ऐसा कमीशन बना दिए थे, यानी कि जो ये जो प्रिंसली स्टेट है उनके अपने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बाद में जब, और 10 अक्टूबर सन 1949 तक ये प्रक्रिया चली, क्या 10 अक्टूबर 1950, आप सोच 1949, आप सोच लीजिए कि 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान बनना शुरू हुआ था, और 10 अक्टूबर सन 1949 को के मुंशी ने पटेल की चिट्ठी पढ़ी पार्लियामेंट में, मतलब असेंबली में, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पटेल ये चाहते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के लोगों के फंडामेंटल राइट अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक भारत के एक फंडामेंटल राइट होने चाहिए, इसलिए एक सिंगल फंडामेंटल राइट सभी राज्यों का हो, उसके लिए आवश्यक है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज हो जाए। राज्यों के लिए अलग विधानसभा, अलग हाउस बनाने की बात उस समय कर ली गई थी, जिसको आज राज्यसभा कहते हैं। ये राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इसमें भरे जाएंगे, ऐसा पहले तय हुआ था। और जो ब्रिटिश इंडिया है उसके लिए लोकसभा बनी थी। बाद में 1956 में यूनिफिकेशन हुआ, और यूनिफिकेशन में राज्यसभा सबके लिए खोल दी गई, चाहे प्रोविंस हो और चाहे वो स्टेट हो, और लोकसभा भी सबके लिए खोल दी गई, और इनको सबको मर्ज कर दिया गया एक में। वो इंटीग्रेशन का पहला प्रोसेस था, लेकिन उसके बावजूद भी आर्म फोर्सेस में इंटीग्रेशन, राज्यों में इंटीग्रेशन, अलग आर्टिकल्स के इंटीग्रेशन, और हर राज्य के अलग लैंड लॉ, हर राज्य के अपने पानी के लॉ, अपनी नदियों के लॉ, हर राज्य के अपने लोकल लॉज तमाम तरह के हैं, और वो सब विसंगतियां देश में पैदा करते हैं। पटेल ने जब ऑफर किया था तो डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ तौर पर कहा कि राज्यों के जो राइट हैं उनको हम एक अनुसूची में जोड़ देंगे। तब 7वीं अनुसूची बनी थी, जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें दोनों काम करेंगे, केंद्र और राज्य। तब ये 7वीं अनुसूची बनाकर डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्यों के संविधान
खत्म करे और देश में एक संविधान होगा। केवल जम्मू कश्मीर के पास एक संविधान रह गया था उस समय। आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में संविधान रह गया था, उसने कितनी मुसीबत देश में खड़ी करी। अगर सभी राज्यों के पास अपने संविधान होते तो क्या भारत का हाल होता। राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं कि राज्यों से मिलकर देश बना है। राज्यों से मिलकर जो आदमी कहता है देश बना है, देश नहीं है ये राज्यों का समूह है, ये यूनाइटेड इंडिया है। इसलिए राज्य स्वायत्त हैं, राज्यों की शक्तियां अलग हैं, राज्यों को अलग जाने का राइट होना चाहिए। इनका मतलब यह निकलता है। आप सोच लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर और पटेल ने उस समय 10 अक्टूबर सन 1949 को इंटीग्रेशन ना किया होता तो कितनी बड़ी समस्या आ जाती। नेहरू जी और बाकी तो ये करने के पक्ष में ही नहीं थे। बाद में 1956 में वो जो पार्ट बी स्टेट थे उनको भी फिर स्टेट का दर्जा मिला, उनके प्रमुखों को राज प्रमुख बन गए थे, उनको राज्यपाल बना दिया गया और सब सिस्टम शुरू किया। लेकिन उस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में भी जम्मू कश्मीर को बाहर रखा गया था और बाकी को अलग आर्टिकल दे दिए गए थे। मैं समझता हूं कि जो गड़बड़ी होती है वो इंटीग्रेशन ना होने की वजह से होती। आर्म फोर्सेस में भी इंटीग्रेशन एक होना चाहिए। मेरा मानना है एक सी पोस्टें होनी चाहिए, एक सी सैलरी होनी चाहिए, एक सी कमांड होनी चाहिए और एक सी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सब जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अपने वैभव को याद करते हैं, लेकिन उनकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनसे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि आर्म फोर्सेस में पहली बार इंटीग्रेशन करने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार का तर्क यह है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये सब आते हैं, चूंकि ज्यादातर अर्धसैनिक बलों को पुलिस के साथ काम करना पड़ता है। राज्यों में सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, इनकी सबकी राज्यों में तैनाती होती है। 3 पोस्टों को छोड़ दीजिए, एसएसबी को छोड़ दीजिए, सीमा सुरक्षा बल को छोड़ दीजिए, बीएसएफ को छोड़ दीजिए या फिर आप इंडो तिब्बत पुलिस को छोड़ दीजिए, ये तो परमानेंट बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ये पुलिस के साथ काम करती और आवश्यकता पड़ने पर ये फोर्सेस भी अंदर जिन राज्यों में ये लगी हुई हैं, चूंकि बॉर्डर एरिया से हम नोटिफाई करते हैं कि कितने पोर्शन में बीएसएफ का कब्जा रहेगा। ममता बनर्जी का मालूम आपको याद ही होगा कि जब बंगाल में ये एरिया बढ़ा दिया गया था तो ममता बनर्जी ने दुनिया भर का बवाल मचाया था उस समय और ये कहा था कि हमारे काम में ये इंटरफेरेंस करने के लिए इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहां तक लाकर खड़ी कर दी। मैं समझता हूं कि उनको भी पुलिस के साथ उन क्षेत्रों में काम करना पड़ता, किसी को 15 किलोमीटर करना पड़ता, किसी को 10 किलोमीटर करना पड़ता। कुल मिलाकर वो समाज के साथ काम करते हैं और पुलिस के साथ काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पुलिस जो आईपीएस ऑफिसर रहता है, आईपीएस ऑफिसर, सरकार का तर्क है कि आईपीएस ऑफिसर एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेकर आता है जो होम मिनिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट होता है और उसको राज्यों का भी बहुत ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए डायरेक्टर जनरल की पोस्ट उसके पास रहनी चाहिए। इसीलिए उसने कहा एडीजी की पोस्ट 67% उसके पास रहनी, 33% नीचे से प्रमोट होकर आएंगे और आईजी की पोस्ट 50-50% हो सकती है। इससे यूनिफाइड कमांड होगी, गृह मंत्रालय ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकता है, ज्यादा अच्छे से इसको कर सकता है और देश में आवश्यकता पड़ने पर एक पीएफ के माध्यम से केंद्र सरकार यूनिफिकेशन करने का प्रयास कर रही है और उस यूनिफिकेशन में वो ये चाह रही कि सिंगल कमांड में अर्धसैनिक बल जो हमारे 5 के 5 हैं वो अर्धसैनिक बल काम कर सके। ये अर्धसैनिक बल ज्यादातर पुलिस के साथ काम करते हैं, राज्यों के बॉर्डर एरिया में काम करते हैं, लेकिन ये अर्धसैनिक बल होने के नाते प्योर बॉर्डर का क्षेत्र नहीं देखते। प्योर बॉर्डर के अलावा ये जनसंख्या के जो मतलब जहां पर डेमोग्राफी होती है वहां पर भी काम करते हैं। केंद्र सरकार, मुझे लगता है, जो मैं समझ पाया, चूंकि आपको याद होगा जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उसी समय पर इतने बवाल हुए थे और देश भर में कर्फ्यू टाइप की स्थिति बन गई थी। कुछ क्षेत्रों में, मुस्लिम क्षेत्रों में तो आटा, गेहूं, चावल, दाल की सामग्री खत्म हो गई थी। नमक 100 रुपए 150 रुपए किलो मिलने लगा था। उस समय ये अनुमान है, जो मेरा अनुमान है वो ये है कि गृह युद्ध की स्थिति जैसी बना दी गई थी और गृह युद्ध की स्थिति का मतलब है कि घर में कुछ ना कुछ करें। पीछे पाकिस्तान से उस समय सपोर्ट भी आ रहा था। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ने अपने पार्लियामेंट में भी इस तरह के बयान दिए थे कि भारत में वो क्या क्या करना चाहते हैं। आप सोचिए कि उस समय सीआरपीएफ और वो सब इंटेलिजेंस की रिपोर्टें अच्छी मेरे ख्याल से आई, सही समय पर आ गई होंगी, तो अर्धसैनिक बल उन क्षेत्रों में लगा दिए गए थे, जिसका परिणाम था कि गृह युद्ध से हम बच गए। लेकिन एक पार्टिकुलर समुदाय ये लगातार कह रहा है कि उसको ये दारुल इस्लाम बनाना है। वो ये लगातार सोचता है कि उनके पूर्वज भले आक्रांता हों, उनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान जीता था, फतेह किया था, ये उनका है, अब काफिर बैठ गए हैं। इसलिए अर्धसैनिक बलों की भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारे यहाँ भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई कि भाई 4 साल के लिए भर्ती होगा और ये करेंगे वो करेंगे, ये भी उसी का
उसी की प्रक्रिया है कि भाई वहां से सेना का प्रशिक्षण लेकर लोग अपने क्षेत्रों में आएंगे कि कभी ऐसी सिचुएशन आई तो वो फिर वैसा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी उनसे जो लोग निकल कर आएंगे इन ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग से, जो परमानेंट वहां कैडर नहीं पा पाएंगे, उनके आधार पर उनको बेस बनाकर नौकरियां भी भारत में देना शुरू कर देंगे। अभी कुछ राज्यों ने रिजर्वेशन करने शुरू कर दिए हैं और कभी कुछ राज्यों में 25% तक, जहां तक मुझे अंदाजा है, रिजर्वेशन करने शुरू कर दिए। आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में हमारी फोर्सेस का एक गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन करने वाला सिस्टम हो, और जंगल क्षेत्रों में चूंकि ये फोर्सेस लगाई जाती हैं इसलिए पुलिस ऑफिसर्स को जमीन की हकीकत ज्यादा अच्छी मालूम होती है, इसलिए इनका उपयोगिता के आधार पर ऐसा सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस हैं, इनका कहना यह है कि उनके पर्क और बेनिफिट इससे प्रभावित होंगे। पर्क और बेनिफिट से मतलब है कि जो व्यक्ति, उनका तर्क है, जो व्यक्ति हमारी बॉर्डर पर 30 साल बिताता है वो डीजी बनेगा तो हमारी समस्याओं को ज्यादा अच्छा जानता है, वो अगर एडीजी बनेगा तो हमारी समस्याओं को अच्छा जानता है। अगर आप आईपीएस वहां सीधे बिठा देंगे कैडर लाकर तो फिर हमारे प्रमोशन की भी समस्या हो जाती, क्योंकि डीजी की पोस्ट तक प्रमोट नहीं हो पाता तो नीचे प्रमोशन रुक जाएंगे, एडीजी की पोस्ट पर प्रमोट नहीं हो पाएगा तो नीचे प्रमोशन रुक जाएंगे। और हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आर्म फोर्सेस की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो समस्याएं वैसी ही रह जाएंगी। उनका मानना यह है कि जो फाइनेंशियल लाभ देने की बात और ग्रुप ए सर्विस बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसमें भी इससे प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस बिल में केंद्र सरकार ने सारे अधिकार अपने पास लिए हैं और यह कहा है कि इनका एक यूनिफाइड नाम होगा और इतनी पोस्टें हम डायरेक्ट आईपीएस अधिकारियों की भरेंगे, और लेकिन अभी इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का केंद्र सरकार को अधिकार होगा। कहने का मतलब है कि अभी सिर्फ आशंका है, अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय इसमें नहीं लिया गया है और ना ही अभी किसी के राइट कर्टेल किए जा रहे हैं। बस एक समस्या जो आती है, मैं समझता हूं उसके लिए भी जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसके लिए भी मुझे लगता है कि रास्ता साफ किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि जैसे पीपीएस अधिकारी होते हैं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में जो लोग क्वालिफाई होकर आते हैं, उनको आईपीएस का कैडर दिया जाता है। जो लोग स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं उनको भी, स्टेट सिविल सर्विसेज से, उनको आईएएस का कैडर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? उसके लिए रिकमेंडेशन राज्य सरकार करती है और रिकमेंडेशन करने के बाद यूपीएससी उसको कंसीडर करता है और यूपीएससी कंसीडर करने के बाद उनको आईपीएस का दर्जा दे देता है और उनको आईएएस का दर्जा दे सकता है। मैं कहता हूं कि ये आर्म पुलिस फोर्सेस के मामले में क्यों नहीं किया जा सकता? ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सीएपीएफ जिसको कहा जा रहा है, उसमें भी उसी कैडर के जो एडीजी रैंक पर पहुंच जाने वाला हो या फिर जो आईजी रैंक पर पहुंच रहा हो, आप कहिए कि हम 100% आईपीएस बैठाएंगे यहां पर, लेकिन वहां से भी प्रमोट करके यूपीएससी भेजा जा सकता है और यूपीएससी के उसमें संशोधन किया जा सकता है कि उनको आईपीएस का कैडर दिया जाए। उनको आईपीएस कैडर देने के बाद सीआरपीएफ के अलावा दूसरी जगह सीआईएसएफ की अलावा उनको स्टेट पुलिस में भी उनका कैडर ट्रांसफर किया जा सकता है और उनको अनुभव लेकर पुनः वहां वापस भेजा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीज होगी अगर इस प्रकार का संशोधन किया जाता है। जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव समझ है, जो मेरी अपनी जुडिशियल समझ है, उसके अनुसार मैं इस बात को प्रपोज करना चाहूंगा कि इन लोगों को, जो लोग प्रमोशन के स्तर पर आ गए हों, उनको आप आईपीएस के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। आईपीएस रिकमेंड का मतलब है आईपीएस जब उसको कर देगा तो फिर उसकी नए सिरे से, जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वैसी ट्रेनिंग होती है, जैसे पीपीएस की ट्रेनिंग आईपीएस के लिए होती है वैसी होती है, या फिर जो नीचे स्टेट कैडर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आते हैं उनको आईएएस घोषित करने के बाद वहां मंसूरी में उनकी ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में उनकी ट्रेनिंग होती है, वहां फिर से उनको ट्रेंड किया जाता है, फिर उनको फील्ड में भेजा जाता है। तो क्यों नहीं इन अधिकारियों को भी आईपीएस की दोबारा ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग देकर इनको आईपीएस डिक्लेयर किया जाए और डिक्लेयर करने के बाद इनको बाकी आईपीएस कैडर में होम मिनिस्ट्री से अटैच कर दिया जाए, जिसका परिणाम निकलेगा कि इनको ही घुमाकर वहां भेजा जा सकता है, या फिर ये आईपीएस के हो जाएंगे तो फिर अर्धसैनिक बलों के मन में जो शंकाएं हैं वो शंकाएं दूर हो सकती हैं। अभी लेकिन प्रयास ये है कि सिंगल, ये 5 की 5 को सिंगल पुलिस फोर्स कहा जाएगा, उनके सिंगल नाम होंगे। अब उनके अंदर की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो उनके उतार चढ़ाव हैं और उनके अमांड कमांड, उनको सही करने का प्रयास किया जाएगा ताकि पूरे देश की अर्धसैनिक बल एक दृष्टि से देखा जाए, उनके बीच में भी कोई अलग अलग ना हो। ये इंटीग्रेशन के फोर्सेस का इंटीग्रेशन है। अब मैं समझता हूं सीएपीएफ के
इंटीग्रेशन के बाद फौजों के जो अलग अलग कमांड रहती हैं उनका इंटीग्रेशन भी होना अति आवश्यक है, ताकि देश में एक सेना एक देश, एक अर्धसैनिक बल एक देश, एक पुलिस फोर्स एक देश, एक कानून एक देश और एक व्यक्ति एक देश, ऐसा जब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश को इंटीग्रेट करना है, जो कि नेहरू जी और उनके बाद की सरकारों ने नहीं किया, उसको केंद्र सरकार आज की तारीख में करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड, वन रेशन वन आधार कार्ड और ये सब कुछ करके यहां पर भी सीएपीएफ को एकीकरण करने की कोशिश कर रही है। देश के भविष्य के चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये तैयारी है। इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को विचार करना चाहिए और मंत्रालयों को भी विचार करना चाहिए कि हम उनकी आशंकाओं को कैसे दूर करें। वैसे राहुल गांधी जिस प्रकार से इसमें कूद गए हैं या फिर विपक्ष इसमें कूद गया है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपस्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूं इनको इंटीग्रेशन की प्रोसेस ही नहीं मालूम है। इनको राष्ट्र को एक बनाने की प्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं करना, इनको विखंडित राष्ट्र ही देखना है, इनको भेदभाव ही देखना है, तभी इनकी रोटियां सिकती हैं। यही कारण है इनके विरोध करने का। इसके अतिरिक्त मुझे कोई कारण नहीं दिखता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।